आज हम बात करेंगे निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन जो कि आपके व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग 8 नंबरों का होता है और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है। और आप उसको जानते हुए भी कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उस निबंध को आप लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम उसी पर प्रकाश डालते हुए आप लोगों को समझाएंगे कि निबंध को किस तरह से लिखना चाहिए, निबंध की क्या विशेषताएं होती है और निबंध के कितने भेद होते हैं, और उन निबंध के जो विविध भेद हैं उन सबको करने के लिए निबंध के अंदर किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे कौन से अंग हैं जिनको हम लेकर एक पूर्ण निबंध का प्रारूप हम तैयार कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि निबंध शब्द जो होता है वह 2 शब्दों के मेल से बना है। यानी इसमें निबंध में 2 शब्द होते हैं। पहला है नी और बंध। दूसरा नी क्या है, ये एक उपसर्ग है, और बंध जो शब्द है, इन दोनों शब्दों के योग से हमारा निबंध बनता है, जिसका एक साधारण अर्थ हम निकाल सकते हैं कि अच्छी तरह से बंधा हुआ, भली भांति तरीके से सुगठित हो। उसका जो गठन है, उसको जो बनाते हैं हम निबंध, वो बहुत ही सुस्पष्ट हो। ठीक है। निबंध जो हमारा गद्य साहित्य है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें निबंध लेखन जो भी करता है किसी भी विषय के बारे में अपने विचारों को सुगठित रूप में व्यक्त करता है। ये विचार अपने आप में क्या होते हैं, परस्पर क्रमबद्धता के साथ बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी, यानी एक जो हमारा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ दूसरी पैराग्राफ से इस तरह से जुड़ा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि वह बात को किस प्रकार अपने बढ़ा रहा है, अपने विचारों को किस तरह से विस्तारित रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए 2 बातों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो विषय का हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी क्या विशेषता है कि हमें भाषा पर अधिकार होना चाहिए, यानी हमारी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर भी हर व्यक्ति की लेखन शैली की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, जिसके कारण एक ही विषय पर, यानी कोई भी जो 2 व्यक्ति काम करते हैं, 2 व्यक्ति किसी विषय के बारे में विचार व्यक्त करते हैं, तो उनके विचार व्यक्त करने का जो तरीका है, उनकी जो शैली है, अभिव्यक्ति की जो शैली है, उनमें एक ही विषय होने के बाद भी बहुत अंतर आ जाता है। यानी वो जो निबंध हम लिखने जा रहे हैं या निबंध के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिस किसी भी एक विषय को लेकर के 2 व्यक्ति जब अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उनकी प्रकृति में, उस निबंध की प्रकृति में बहुत ही अंतर आ जाता है। अब हम निबंध के अंदर ऐसी क्या खास बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनको जानेंगे। मोटे मोटे तौर पर हम 6-7 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली ये होती है कि निबंध की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए। जो हमारा विषय है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई विज्ञान की खोज या किसी सामाजिक विषय पर लिख रहे हैं, तो वो जो लोक में यूज होने वाले, जो लोक साहित्य में, लोक समाज में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से वो जो शब्द शैली है वो हमें उस विषय के अनुरूप लेनी है। दूसरी बात है, विषय से संबंधित तथ्यों की चर्चा हमें करनी चाहिए। क्या तथ्य है, यदि हम किसी विषय के बारे में बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें तथ्य उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि हम उस विषय की पुष्टि हम करते हों, जिससे हमें लगे कि हाँ, इस बात में थोड़ा सा अच्छा, मतलब प्रभावपूर्ण ढंग से हम बात को, जो कहने वाला है वो अपनी बात को अच्छे से उस विषय के बारे में पकड़कर कह सकता है। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, विचारों में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक सुगमता होनी चाहिए। बात को एक जो
हमारा जो एक अंतराल है वो दूसरे अनुच्छेद तक पहुंचते पहुंचते कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ऊपर कुछ खास बात बता रहे हैं और नीचे फिर आप फिर से उसके परिचय से शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। चौथी बात क्या होती है कि वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। एक बात हमने पहले अंतराल में कह दिया है और वही बात अगर हम दूसरे अंतराल में या दूसरे अनुच्छेद में कहते हैं तो वो लगता है कि आप किसी बात के ऊपर उस बात को ही बार बार प्रकाशित कर रहे हैं, उसी बात को बार बार अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिससे आपके जो विचार है, आपके जो तथ्य है, आपकी जो तारतम्यता है वो ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। पांचवी जो बात होती है हमारी वो है वर्तनी की अशुद्धियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात को कहने के लिए जब हम अशुद्धियां करते हैं तो वो हिंदी भाषा में अर्थ का अनर्थ हो जाती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन शब्दों का हम चयन कर रहे हैं, जिन शब्दावलियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दावलियों की जो अशुद्धियां हैं उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, अशुद्धियों से बचना चाहिए। यदि आपको किसी शब्द का जो लेखन शैली है उसमें आपको नहीं आ पा रहा है तो आप उसके स्थान पर उसी के समान कोई अन्य समानार्थी शब्द का चयन करें, लेकिन अशुद्धियों से हमेशा बचें। फिर हमारी छठी जो महत्वपूर्ण बात है, जो निबंध की विशेषता है, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निबंध के जो जैसे अंतिम अनुच्छेद होता है या उसका उपसंहार के अंतर्गत जो भी बात होती है, पूरा निबंध का उसमें एक निचोड़ होना चाहिए, उसमें पूरा निबंध का सारांश होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए। जो अंतिम अनुच्छेद होता है उस अंतिम अनुच्छेद को आप इस प्रकार से लिखें, इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि जितना जो निबंध का विषय है वह पूरा चरितार्थ होता हुआ हमें उस जो सारांश है, जो उपसंहार है, उसमें हमको देखने को मिले। और सातवीं और अंतिम बात जो विशेष ध्यान रखने योग्य है, हमें निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निबंध लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि 200 शब्दों में आपको लिखना है और आप 2000 शब्दों में लिखते जा रहे हैं, तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी अच्छे निबंध को लिखने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें भाषा हमें विषय के अनुरूप रखनी चाहिए, तथ्यों की भी चर्चा हमें करनी चाहिए, उसमें क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए विचारों में, और हमें वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। फिर आपको जो शब्द अशुद्धियाँ, वाक्य अशुद्धियाँ हैं उनसे बचना चाहिए। और जो हमारा अंतिम अनुच्छेद होता है जिसे हम उपसंहार कहते हैं, जो निबंध का निष्कर्ष होता है, उसमें पूरे जो आपने निबंध लिखा है उसका संपूर्ण सारांश जो है उसमें आना चाहिए। और हमें जाहिर सी बात है कि शब्द सीमा का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब आगे अपन देखते हैं निबंध के अंदर कि निबंध के कौन कौन से अंग हैं जो एक निबंध का ढांचा तैयार करने के लिए हमारी बहुत ही मदद करते हैं, हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं। यदि हम उसको कुछ अंगों के रूप में या कुछ जो उनके भाग हो सकते हैं अलग अलग, उसमें अगर बांट लेते हैं तो अपनी बात को किसी भी विषय पर हम बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम ढूंढ लेते हैं। एक रास्ता हमें मिल जाता है कि हमें कहाँ शुरू करना है और किस तरह से हमें किस अनुच्छेद में हम अपनी बात को विस्तारित करते हुए, बताते हुए अंत में हम उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कोई भी हमारे निबंध को सुनने वाला, पढ़ने वाला या लिखने वाले के मन में जो विचार है उनको एक सही तारतम्यता के साथ में अभिव्यक्त कर सके। तो अब हम इसके अंतर्गत निबंध के 3 अंग मान सकते हैं अपन। सबसे पहले जो प्रथम जो होता है, जैसे व्यक्ति का मुखौटा होता है ना, जैसे एक उसको हम कह सकते हैं परिचय, भूमिका या फिर प्रस्तावना, जो कुछ भी आप इसके अंदर परिचय में ले सकते हैं। वो हमें प्रारंभ में, जैसे अपन निबंध लिखने जा रहे हैं, उस के आदि में ही हमें निबंध के बारे में हमें विचार व्यक्त करने होते हैं।
तो उसको हम एक बिंदु का जो नाम हम देते हैं पहला, वो है परिचय या भूमिका या प्रस्तावना। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये निबंध का एक मुखौटा होता है, या फिर इस तरह से मान लीजिएगा कि ये निबंध का एक प्रवेश द्वार, या आप कहिएगा कि ये है निबंध का प्रारंभ कहा जा सकता है। ठीक है, निबंध की भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि पाठक के मन में पूरे निबंध को पढ़ने की इच्छा जगा दे, या वो मजबूर हो जाए कि इतना इसका जब इसका परिचय इतना बढ़िया है, विषय वस्तु का, इसका मुखौटा, इसका प्रवेश द्वार, इसका प्रारंभ इतना बढ़िया है, तो क्यों ना हम इस निबंध को पूरा पढ़े। ये भावना हर किसी पाठक के मन में हम जगा दें, तो इसका मतलब समझिएगा कि आपका प्रारंभ जो है, आपका परिचय, भूमिका या प्रस्तावना एक सही दिशा की ओर आपको लेकर जाएगी। दूसरी हमें जो बात होती है वो होता है विस्तार। यानी अब हम बात कर रहे हैं मुखौटा की, जो बात कर ली है अपने भूमिका, परिचय और प्रस्तावना के रूप में। अब हम बात करेंगे विस्तार, यानी कि उसके पूरा जो शरीर है, उसका जो निबंध का जो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं, बहुत सारे उन विचारों को तारतम्यता देने के लिए जो है वो होता है हमारा विस्तार। भूमिका के बाद का जो निबंध का विस्तार होता है, वहां से हमें निबंध के विभिन्न पक्षों को अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन करना होता है, और हर अनुच्छेद इस प्रकार से खत्म करना चाहिए, हमें इस प्रकार से उस अनुच्छेद का समाप्ति होनी चाहिए कि दूसरे जो पहला वाला अनुच्छेद है वो अपने आप दूसरे वाले से संबंध रखता हो। इस तरह से हमें विचारों को व्यक्त करना चाहिए, और वो अनुच्छेद अपने विचारों को क्या, क्यों और कैसे, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से उस व्यक्ति के विकास में विविध जो संघर्ष रहे हैं वो किस तरह से उसको प्रभावित किए और उसके व्यक्तित्व को निखारा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कोई समाज की जो जैसे सामाजिक निबंध हम लिख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में दहेज प्रथा को ले लो, तो आप कैसे लिखेंगे कि दहेज प्रथा के बारे में आपने परिचय और भूमिका में बता दिया, विस्तार के बारे में बताएंगे उस दहेज प्रथा का, तो आप कहेंगे कि ये दहेज प्रथा कब से प्रारंभ हुई है, दहेज प्रथा क्यों चल रही है, दहेज प्रथा का क्या अभिशाप है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये सारी चीजें एक के बाद एक अनुच्छेद में हम लेते हैं, और प्रथम विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम अनुच्छेद में जो कुछ भी हमने दिया है उसके अंत में आप कुछ ना कोई ना कोई बिंदु इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए कि वो हमारे दूसरे अनुच्छेद में जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, परिस्थिति का दूसरा रूप, इसमें वो अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद से संबंधित लगे, हमें बिल्कुल अलग नहीं लगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हमारा उपसंहार। उपसंहार निबंध का एकदम निकास द्वार है। जैसे अपन ने कहा कि परिचय, भूमिका या प्रस्तावना प्रवेश द्वार होता है, किसी भी विषय के बारे में व्यक्त करने का प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसे हमने मुखौटा कह दिया। इसी तरह से जो हमारा उपसंहार होता है वह निबंध का निकास द्वार है। इसमें निबंध का संपूर्ण सार समाहित होता है, और यह अंग ऐसा होना चाहिए कि निबंध पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। यानी जितना आपने परिचय, उसके विस्तार और उसके अंत में जो कुछ कहना चाहते हो, वो सारा निचोड़ एक तरह से आपके निष्कर्ष स्वरूप उपसंहार के अंतर्गत आ जाना चाहिए। और हमें उस उपसंहार को समाप्त करते हुए किसी लोकोक्ति से, कोई जैसे विचारक हो सकता है उनकी जो सद्वाक्य है उनसे, या कोई कहावत हो तो उससे भी हम उसको समाप्त कर सकते हैं, जिससे जो अंत में जो उपसंहार पढ़ने वाला है, पाठक है, उसको उस चीज को पढ़ करके मन में एक ऐसा लगे कि वाकई में ये जो विचार है बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय, निष्पक्ष और सही तथ्यों से व्यक्त किए हुए हैं।
तो ये हमारे निबंध के जो मुख्य अंग हैं ये हमने बताए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं निबंध के भेद, यानी निबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, निबंध के भेद प्रकार। अब हम ये देखते हैं कि विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से, यानी हम अगर किसी विषय को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ये प्राय हम देखते हैं कि 4 प्रकार के हम मानते हैं, जैसे विषय को किस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक निबंध, फिर दूसरा है विवरणात्मक निबंध, और तीसरा हमारा हो सकता है विचारात्मक निबंध, और चौथा जो होता है वो है हमारा भावात्मक निबंध। अब इनको जो भी हम इतने सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या फिर कोई समाज में बुराई, या फिर कोई आविष्कार, ये जितने भी प्रकार के निबंध हैं, इन सभी निबंधों को हम 4 भेदों में विभक्त कर सकते हैं, 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन इन जो 4 विभाग है, जो अलग अलग भाग हैं हमने किए हैं, इनके भेद किए हैं, इसको भली भांति से समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि इन जो 4 भेद किए हैं इनमें कौन कौन से निबंध आते हैं। पहला जैसे हमने बात की है वर्णनात्मक निबंध। इस निबंध से आशय उन विषयों वाले निबंधों से है जिनमें कल्पना और अनुभव को व्यक्त करने का अवसर होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और कल्पना को व्यक्त कर रहे हैं, नहीं। इसमें जो वर्णनात्मक जो निबंध होते हैं उसकी जो विशेषता होती है, और ये जिस विषय से संबंधित होते हैं, जिस भाग से जिस भेद से संबंधित होते हैं, वो वर्णनात्मक होता है। इसमें हमें अपने मन की बातों को, हमारी कल्पनाओं की जो ऊंची उड़ान है और जो हमारा सामाजिक अनुभव है, इन अनुभवों को हम व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे स्थान, वस्तु या दृश्य, इनका इन सभी विषयों का हम क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं ये, विभिन्न त्योहार, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, दशहरा, होली, किसी प्रदर्शनी या किसी मेले के, ये जितने भी हम वर्णनात्मक चीजें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं और हमें अच्छा लगता है, वो अनुभूति होती है, वो सारी कल्पनाओं को हम इन सब चीजों में व्यक्त करते हैं। तो ये वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। ये किस किस से संबंधित होते हैं, स्थान से, वस्तु से, दृश्य से। तो ये हो गए, चाहे विविध त्योहार हुआ, ईद, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, होली, ये सभी इस वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है हमारा दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इस श्रेणी में ऐसे विषयों पर हम निबंध लिखते हैं जिनमें विषय वस्तु में क्रमबद्ध विवरण दिया होता है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे, वैसे तो हमें पूरे निबंध में ही क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इसमें क्रमबद्धता का, यानी आपकी जो यात्रा है, आपके निबंध लेखन का जो प्रारंभ है, वो कहाँ से शुरू होता है और वो किस तरह से हमें उसका अंत करना चाहिए, ये बात समझने के लिए मैं आपको ये जो जिन विषयों पर हम विवरणात्मक निबंध लिखते हैं वो उनके बारे में बताती हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जिनमें किसी वस्तु का क्रमबद्ध, ये जो विवरणात्मक निबंध होते हैं, इसमें विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण दिया जाता है। इसके अलावा इसमें विषय से संबंधित घटनाओं, व्यक्तियों का विवरण होता है ना। जैसे दिल्ली के दर्शनीय स्थल हो, या मेरी वैष्णो देवी की यात्रा हो, या फिर विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो, ये जो चीजें होती है, ये जो दर्शनीय स्थान हुआ, या वैष्णो देवी की यात्रा हुई, या वार्षिक उत्सव हुआ, इनका एक प्रारंभ है कि आप कहाँ से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, आपको रास्ते में क्या क्या घटनाएं और क्या दर्शनीय स्थल दिखते रहे हैं। तो आप हर स्थान को लेकर के, एक एक जगह की आप अंतिम जो यात्रा आपका वैष्णो देवी से लेकर के घर तक पहुंचने तक जो होती है, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। वैसे ही जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव के बारे में बात करेंगे तो आप पहले स्वागत सत्कार, और फिर जो भी आपके प्रतिवेदन अंतिम जो होता है उसको पढ़ करके सुनाना कि आपकी वार्षिक जो भी
गतिविधियां रही है उनके बारे में बताना। और इस तरह से हमें समझ आता है कि जो ये चीजें हैं, जो ये विषय है, इस विवरण में हमें क्रमबद्धता का ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा हमारा है विचारात्मक श्रेणी के निबंधों में काल्पनिकता और अनुभव की जगह क्या होता है, विचारों की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कल्पनाओं के बारे में और अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, अपने अनुभव लिख रहे हैं, नहीं, विचारों की प्रधानता होती है। इनमें किसी समस्या, विचार, मनोभाव को एक विश्लेषणात्मक शैली से प्रस्तुत होता है। जैसे हम बात करेंगे इसमें जनसंख्या की समस्या, दहेज प्रथा, नशाखोरी और बेकारी की समस्या, ये विचारात्मक निबंध है। यानी हम ऐसे लॉजिक, ऐसे तर्क जिनके ऊपर समाज और समाज में रहने वाले व्यक्ति, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति, वहाँ का जो आर्थिक वातावरण, सभी उनसे प्रभावित होता है। तो यहाँ व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। ये विचारात्मक विषय वस्तु होती है, विचारात्मक चीजें होती है जिनके ऊपर हम, समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं। तो मुख्यतः हमें इनमें ऐसा नहीं है कि कल्पना और अनुभव की बात करें कि हम जनसंख्याओं में हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जनसंख्या कम होती तो क्या होता, ऐसा नहीं होता है। जनसंख्या की समस्या है और वो जनसंख्या की समस्या से आगे आने वाली परिस्थितियों में हम कितना जूझ सकते हैं, हमें ये सब कुछ बताना होता है। इसलिए दहेज प्रथा के बारे में बात करते हैं तो दहेज प्रथा में ये नहीं है कि हम दहेज नहीं दे, हम कल्पना करें, हम अनुभव अपने बताएं, देखो साहब हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने भी ऐसा नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इसमें हमें जो विचार है, जो इन परिस्थितियों से जो विषमता है उसको समता की ओर ले जाए, समानता की ओर ले जाए, इन समस्याओं का जो निराकरण कर सके, ऐसे हमें विचारों को व्यक्त करना होता है। फिर हम अंत में बात करेंगे भावात्मक। ये जो भावात्मक श्रेणी के निबंधों में क्या है कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे कि जितने भी हम शिष्टाचार से संबंधित, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हमें नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, हम नैतिक बातों की, नैतिक मूल्यों की, सौंदर्य की बात जब हम करते हैं तो वो सारे भावात्मक में आते हैं। जैसे हम कहेंगे कि परोपकार से संबंधित, जैसे परोपकार क्या है, दूसरे पर उपकार करना। दूसरे पर उपकार करना मतलब कि अपने से पहले दूसरों के भलाई के बारे में सोचना। ठीक है, ऐसे ही साहस भी आपका क्या है, ये साहस जो है ये भी एक भाव होता है व्यक्ति का कि वो अपने साहस के बलबूते पर ही अपना जो कोई लक्ष्य है उसको हासिल करता है, या अपने साहस के माध्यम से ही वह अपनी मंजिल को हासिल करता है। इस तरह से ये जो है वो भाव है आपके अंदर के। सांच बराबर तप नहीं, ये क्या है, ये भी नैतिकता है, ये भी आपका भाव है कि आप नैतिक